हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से हम शुरू करेंगे यार क्लास 11th का एक चैप्टर जो कि है चैप्टर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अभी संडे को कई सारे बच्चों का नीट का एग्जाम भी रहा होगा, कईयों का अच्छा भी गया होगा और कई लोगों का थोड़ा खराब भी गया होगा, है ना। कुछ नहीं होता यार, खराब गया है तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो। ठीक है, अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस करो, अच्छे से एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, कई सारे क्वेश्चंस करो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट ईयर जो है पेपर आपका अच्छा होगा। अगर इस ईयर अच्छा नहीं हुआ है तो ठीक है, मतलब होप मत खोना, होपलेस मत होना, मेहनत करना। ठीक है अच्छे से। बाकी क्या है कि यार 11th के जो चैप्टर्स है ना वो बहुत सारे रिमेनिंग है। ठीक है, तो इसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसी के लिए यहाँ पे आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। इसका मतलब क्या होता है, सेल साइकिल का क्या मतलब होता है, सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। सेल साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जो सेल होता है वो क्या करता है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है डीएनए की। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जीनोम होता है मतलब सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, मतलब वो डबल हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, जो अदर कंस्टिट्यूएंट है सेल के, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, और फाइनली क्या होता जाता है, जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स में क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। उसके अलावा सेल के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, फिर सेल जो होता है अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है दो नए सेल में। इसको बोलते हैं सेल साइकिल। और सेल डिवीजन क्या होता है ये तो पता ही है। ये क्या होता है, द डिवीजन ऑफ ए सेल। अ सेल मतलब एक सेल जो होता है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना देता है, और जो दो डॉटर सेल बनते हैं उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो वर्ड है उनका मीनिंग ये है। तो डिटेल में इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले इस फिगर पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ये हमने वैसे आगे भी पढ़ना है पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। इसमें क्या होता है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आते हैं, हमने पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आते हैं इसमें। तो ये रहे इवेंट्स G1, S, G2 और M फेज। ठीक है, ये इवेंट्स हो गए जो कि सेल साइकिल के अंदर होते हैं। अब इनमें ना अलग अलग चीजें होती है। G1 में कुछ अलग होता है, S में कुछ अलग होता है, G2 में कुछ अलग होता है और M फेज में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलती है। अब जो सेल साइकिल होता है वो बेसिकली दो में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो इंटरफेज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेल साइकिल को दो में डिवाइड किया जाता है, एक तो इंटरफेज होता है और दूसरा होता है एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। ठीक है, ये हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं अभी। तो सेल साइकिल दो में डिवाइड है, इंटरफेज और एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। तो जो इंटरफेज होता है उसके अंदर आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, ये इंटरफेज के अंदर आ गया। और एम फेज जो होता है उसे बोलते हैं माइटोसिस फेज, जिसमें जो सेल है ना वो डिवाइड होता है, एक्चुअल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, एक ये सेल है। ठीक है, डायरेक्शन ये है, ये सेल पहले किस में जाएगा, G1 में जाएगा, फिर ये G2 में जाएगा, फिर ये S में जाएगा, फिर ये G2 में जाएगा और G2 में जाने के बाद ये M फेज में आ जाएगा, मतलब माइटोसिस फेज में एंटर कर जाएगा। जैसे ये माइटोसिस फेज में एंटर करेगा उसके बाद क्या होगा, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक सेल था ये पूरा घूम के आया और यहाँ M फेज में क्या हो गया, ये दो में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेल साइकिल इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड हो जाती है। इंटरफेज के अंदर G1, S और G2 फेज आता है और एम फेज को माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल में सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जो इंटरफेज होता है ना वो बड़ा होता है और एम फेज काफी छोटा होता है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई सेल है वो 100 आवर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हर 100 घंटे में वो डिवाइड होता है। तो 95 जो आवर्स होंगे ना वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरफेज को। मतलब जो सेल होगा वो 95 आवर्स के लिए किस में होगा, इंटरफेज में होगा। बाकी जो 5 आवर्स है रिमेनिंग उसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 95% जो टाइम है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में होगा और जो रिमेनिंग 5% होगा वो एम फेज में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो वही लाइन लाइन करके पढ़ते हैं। तो
तो क्या लिखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट्स देयर लाइफ फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल। देखो हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारी बॉडी लार्ज है, बड़े हैं हम, तो हमने भी अपनी जो लाइफ शुरू करी है वो एक सिंगल सेल से शुरू करी है, जिसे बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में डिवीजन हो के क्या हो जाएगा, हमारी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे बन गई। तो एक सिंगल सेल से इतनी सारी सेल बन गई, मतलब पूरी बॉडी बन गई इतनी बड़ी, तो कैसे बनी, सेल डिवीजन की मदद से। यू मे वंडर्ड हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज। तो यहाँ पे बड़ा वंडर हो जाता है ना कि एक सेल इतने बड़े लार्ज ऑर्गेनिज कैसे बनाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। मतलब जैसे कि सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, पहले ये अपने साइज को बढ़ाएगा, ठीक है, अब ग्रोथ हो गया, अब ये रिप्रोडक्शन कर देगा, मतलब ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो जो सेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रो करना, फिर रिप्रोडक्शन कर लेना, मतलब डिवाइड हो जाना। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है और फिर रिप्रोडक्शन होता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। अब यहां पे क्या बोला, ये सेल है, इस सेल को मैं बोल रहा हूं पेरेंटल सेल, तो ये डिवाइड होके क्या बनाएगा, यहाँ पे दो डॉटर सेल बना देगा। ठीक है, फिर ये जो डॉटर सेल है ये ग्रो करेगा ग्रो करेगा ग्रो करेगा, और इसके बाद ये फिर बाद में डिवाइड कर जाएगा, है ना। ये भी जो डॉटर सेल है ये ग्रो करेगा और फिर ये भी डिवाइड कर जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली चीजें चलती रहती है और एक सेल से कई सेल बन जाते हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल हैं ये भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर डिवाइड कर जाते हैं, गिविंग राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन। और कई सारे सेल बन जाएंगे तो एक पॉपुलेशन बन जाएगी सेल की, दैट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। तो ये जो पूरी पॉपुलेशन बनी है सेल की, कैसे बनी है, एक सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड होता गया, उससे फिर और डिवीजन होते गए, तो ऐसे कई सारे सेल यहाँ पे बन गए। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells। तो एक सेल कंटिन्यूसली ग्रो किया और डिवाइड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, पूरी बॉडी बन गई जिसमें मिलियन ऑफ सेल्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर देना। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिटेल में सेल साइकिल को। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तभी तो वो ग्रो करेगा। तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। अब जब भी सेल का डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और डीएनए का रिप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनती है, और सेल का ग्रोथ भी होता है। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। ऑल दीज प्रोसेस, सेल डिवीजन, ठीक है, जितनी भी प्रोसेस है, सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। देखो ये सेल है, ठीक है, इस सेल में क्या क्या होगा, इस सेल में डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, फिर सेल की ग्रोथ होगी, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद इसने न्यू सेल बना दिए। ठीक है, ये कैसा सेल है, पेरेंटल सेल है, इसने डिवाइड करके दो नए सेल बना दिए। अब ये जो प्रोसेस हुई, इस बीच जो प्रोसेस हुई, इस सेल से ये दो सेल बनने में जो प्रोसेस हुई, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, ये प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, स्टेप वाइज, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप पहले हो जाएगा कोई स्टेप बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेप में ही सारी चीजें चलेंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जो नए सेल बनेंगे ना आगे जाके, जो दो नए सेल बनेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंटल सेल की। मतलब वहां पे क्या होगा, जो जीनोम है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ जो डीएनए है वैसा ही डीएनए यहाँ भी रहेगा, वैसा ही डीएनए यहाँ भी रहेगा। तो ऐसा होने के लिए, ठीक है, ऐसा सेम टू सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में ये सीक्वेंसेस चलने चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, समझ रहे हो ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये, इसके बाद ये इवेंट। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। सेल क्या करेगा, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, मतलब डीएनए को डबल कर देगा। सिंथेसाइजिंग द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल के जो अदर कंस्टिट्यूएंट है जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं उसका भी सिंथेसिस होगा। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और इवेंचुअली सेल जो हो जाएगा वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। इसकी डेफिनेशन हमने ऊपर भी देखी थी।
तो सेल साइकिल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है, कई सारे इवेंट्स इसके अंदर आते हैं जिसमें क्या होता है, जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, फिर अदर कंस्टिट्यूएंट जो है सेल के वो बनेंगे, और इवेंचुअली क्या होगा, ये जो सेल है पेरेंटल सेल, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब मैं बात कर रहा हूं ना सेल ग्रोथ की, ठीक है, यहां पे बात हो रही है ना, कहां गया, हाँ सेल, हाँ ये कहा था यार, ये सेल ग्रोथ, ठीक है। तो सेल ग्रोथ की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें साइटोप्लाज्म जो है ना वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, मतलब जो साइटोप्लाज्म पता है आपको, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो लिखा भी यहाँ पे सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। अब ये डिफरेंस देखना, सेल साइकिल में अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज क्या कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो हाँ आप बोलोगे हाँ भाई ऑब्वियसली चलता रहता है कंटिन्यूअसली, बट लेकिन अगर आपसे पूछेगा डीएनए का जो सिंथेसिस है क्या वो पूरे सेल साइकिल में चलता रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है, सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस, ठीक है, बट जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मीन्स जो डीएनए है आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए की कॉपी हो गया, ठीक है, ये डीएनए की कॉपी बन गई, ठीक है, ये एक था, इससे ये 2 डीएनए की कॉपी बन गई। अब क्या होगा, ये जो डीएनए होंगे ना ये क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई में। अब डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, यहाँ पे सेल है, इसको ऐसे करके बनाओ, यहाँ पे पहले 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है ना। पहले क्या होगा, ये तो एक न्यूक्लियस के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर अभी क्या है, एक न्यूक्लियस है ये। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और इन 2 न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो नए डीएनए सिंथेसाइज हुए ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब एक डीएनए इधर चले जाएगा, एक डीएनए इधर चले जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे, ये बन गया एक सेल जिसके अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, इधर से बन गया एक सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जितने भी इवेंट्स है ना सेल साइकिल के, ये जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। मतलब तभी तो क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा है, एक बीमारी पढ़ी है कैंसर, ठीक है, कैंसर में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, मतलब बॉडी को रिक्वायर्ड है अगर 10 सेल की, तो 10 सेल नहीं बनेंगे, बहुत सारे सेल कंटिन्यूसली बनते रहेंगे कैंसर के केस में, क्योंकि वहां पे जो जेनेटिक कंट्रोल होता है ना सेल डिवीजन पे, वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल होता है जेनेटिकली, बट लेकिन कैंसर के केस में जेनेटिक कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अच्छा, इस पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैंने यहाँ लिखी है। क्या क्या सीक्वेंशियल इवेंट आते हैं, ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल में ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है, अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करूंगा तो वो कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द सेल साइकिल कंटिन्यूअस रहती है। डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, बट डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है, ये हमने पढ़ लिया। फिर सेल का डिवीजन हो जाता है। तो ये जितने भी सीक्वेंसेज हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि किसके बाद क्या होगा। फिर ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दे रखे हैं। प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिंपल सेल साइकिल होती है। सिंपल सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ और बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सिंपल ये एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, सिंपल, ठीक है। बट यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल होती है। इसमें क्या होगा, फेजेस आएंगे, इंटरफेज आएगा जैसे G1, S, G2 फेज, ठीक है, और फिर M फेज आता है, माइटोसिस फेज, जिसमें सेल का डिवीजन हो जाता है। इसमें रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, 95% जो होता है टाइम वो इंटरफेज लेता है, 5% जो होता है वो कौन लेता है, M फेज लेता है, ठीक है, ध्यान देना। ओके, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। तो अब हम एक एक फेज को यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in a culture. एक ह्यूमन सेल का यहाँ पे कल्चर कर रखा है, ठीक है, और आपको पता है ह्यूमन सेल तो यूकैरियोटिक होगा ही, तो उसकी सेल साइकिल को यहाँ पे हमने बता रखा है, ठीक है। मतलब एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल लिया है जो कि ह्यूमन सेल है, उसको उसकी सेल साइकिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। These cells divide once in approximately every 24 hours. तो हमारे जो सेल होते हैं वो हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा
सेल साइकिल का टाइम है वो कितना हो गया 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे हो गया। तो हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल साइकिल का टाइम है ना ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला कि जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ना वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। जैसे एग्जांपल है ईस्ट का, ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। जो ईस्ट है वो 90 मिनट में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और ह्यूमन का जो सेल है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, ठीक है। तो सेल साइकिल 2 में डिवाइड हो जाती है, हमने ऊपर भी देखा था, क्लियर। अब पहले इसको देख लेते हैं 10.1 को। अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। एक सेल से 2 सेल यहाँ पे बनते हुए दिखा रखे हैं। तो पहले देखते हैं वो एक सेल कहाँ पे है, वो है ये, ठीक है। ये है एक सेल जो है इधर को चल रही है, ठीक है, साइकिल ऐसे। तो क्या होगा, ये जो सेल है सबसे पहले यहाँ पे क्या है इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज। तो ये जो सेल है ये पहले G1 में गया, ठीक है, देन ये जाएगा S फेज में, देन ये जाएगा G2 फेज में। G2 फेज को क्रॉस करने के बाद M फेज शुरू हो जाता है जो कि 5% टाइम लेता है। उसमें आ जाते हैं प्रोफेज, उसके अंदर M फेज के अंदर भी आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जहां पे एक्चुअल में सेल डिवाइड कर जाएगा। तो जैसे ही सेल ना इस साइटोकाइनेसिस को क्रॉस करेगा तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेल इस तरीके से बन गए, ठीक है। बाकी लिखा है 95% और 5%। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो G1 फेज होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा ना वो कौन सा फेज लेगा, G1 फेज लेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक मिनट, ये भी है। द M फेज रिप्रेजेंट द फेज, अच्छा ये इंटरफेज हो गया, M फेज हो गया। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur and the interphase represent the phase between 2 successive M phase। तो क्या बोला, M phase जो होता है वो ऐसा फेज है जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। और जो M phase होता है ना ये क्या होता है, M phase क्या लिखा है, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M phase। इसको थोड़ा समझना, ये M फेज है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक सेल से जो है 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इस सेल को ले लेते हैं हम, ये सेल किस में चले गया, इंटरफेज में चले जाएगा, इंटरफेज में गया अभी, ठीक है, इंटरफेज में गया। फिर ये किस में आ जाएगा, M फेज में एंटर कर जाएगा। तो इंटरफेज उसने क्या बोला, इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो कि 2 सक्सेसिव M फेज के बीच में आता है, समझ रहे हो ना। ये M फेज है, फिर इंटरफेज आएगा, फिर इंटरफेज के बाद दोबारा M फेज आ जाएगा। तो 2 M फेज के बीच में क्या होता है, क्या होता है, इंटरफेस, ठीक है। देन इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन एवरी 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रोसेस लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। क्या बोला उसने कि इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट कि जो ह्यूमन सेल होता है ना वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, मतलब सेल डिवीजन किस में होता है, M फेज में होता है। तो M फेज जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। इसका मतलब जो आपका 23 आवर्स है, 23 आवर्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेज को, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। 24 घंटे में ह्यूमन का सेल डिवाइड करता है, तो 24 घंटे में जो 23 घंटे हैं वो तो कौन ले लेगा, इंटरफेज ले लेगा, और जो 1 घंटा बचेगा उसे कौन लेगा, M फेज, ठीक है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो ये 95% ले लेता है, ठीक है। देन बात करते हैं M फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। M फेज कैसे स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर डिवीजन से, ठीक है। जैसे एक ये सेल है, ये जैसे ही M फेज में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो क्या होगा, M फेज में जब स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने को ही बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस का डिवीजन जब हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, मतलब जो यहाँ पे अभी डुप्लीकेट हुए थे ना, ये डीएनए डुप्लीकेट हुआ था, ये डीएनए क्या हो जाएंगे, एक इधर निकल जाएगा, एक इधर निकल जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे न्यूली जो न्यूक्लियस बने उनके अंदर। एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन साइटोकाइनेसिस। और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर से एक सेल बन जाएगा ये न्यूक्लियस के साथ, और इधर से एक सेल बन जाएगा न्यूक्लियस के साथ, तो यहाँ पे 2 सेल ऐसे बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस,
ठीक है, चलो। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। डिवीजन तो सिर्फ एम फेज में होगा, ठीक है। तो इंटरफेज क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे सेल की ग्रोथ भी होगी, जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज मैंने आपको बताया था, जो कि कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, वो तो चलती रहती है। और इसमें क्या होगा, इंटरफेज में डीएनए का रिप्लिकेशन भी होगा। डीएनए का रिप्लिकेशन जनरली कहां पे होता है, एस फेज में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एस फेज में। G1 S G2 पढ़ा था ना, तो एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है। और ये ऑर्डरली मैनर में होता है, मतलब एक के बाद एक होता है, ठीक है, ओके। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो सबसे पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज और G2 फेज। G1 फेज को क्या बोलते हैं, गैप फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज। क्यों बोलते हैं इसे गैप 1 फेज, बिकॉज गैप, ये क्या है ना, गैप है बिटवीन सेल डिवीजन एम फेज एंड डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज। समझाता हूं इसको, देखो G1 फेज, हाँ ये है G1 फेज, ठीक है, एक मिनट यार, हाँ देखो ये है G1 फेज विच इज कॉल्ड गैप 1 फेज। इसमें क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा, इससे पहले आ रहा एम फेज, और इसके बाद क्या आ रहा, डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज, जो कि एस फेज है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज आएगा उसे बोलते हैं G1 फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड गैप 1 फेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि G1 फेज किस किस के बीच में आएगा, तो आप बोलोगे एम फेज, और डीएनए सिंथेसिस वाला जो फेज है, मतलब एस फेज है, उसके बीच में आता है, ठीक है। फिर एस फेज आता है, जो कि सिंथेसिस फेज कहलाता है, इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है। G2 फेज को गैप 2 फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये गैप होता है बिटवीन डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है, G2 फेज। ये है G2 फेज, गैप 2 फेज। ये किस किस के बीच में है, एस फेज के बीच में, ठीक है, यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, एस फेज और किसके बीच में, एम फेज के। तो ये एम फेज है, ये एस फेज है, इसके बीच में G2 फेज, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, वो प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप बोलते हैं इसको, बिटवीन दीज फेजेस। तो G1 S और G2 फेज ये हो गया। देन आगे देखते हैं G1 फेज में होता क्या है। G1 फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ये हमने देखा, G1 फेज जो होता है वो M फेज और S फेज के बीच का होता है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इंपॉर्टेंट है। G1 फेज में क्या होगा, जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी एंड कंटिन्यूअसली ग्रो, और वो कंटिन्यूअसली ग्रो भी करेगा, बट डू नॉट रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए। G1 फेज में क्या होता है, ध्यान से समझना, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल और कंटिन्यूअस उसमें ग्रोथ होती है, बट उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद एस फेज आता है, जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज को सिंथेसिस फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है वो हो जाता है, ठीक है, डीएनए डबल हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, लिखा है ना। इस टाइम पे क्या होगा, एस फेज में क्या हो जाएगा, हर सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि कॉपी बन जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, एक सेल है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं ना, एक सेल है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो है 2C, ठीक है। देन इट इंक्रीजेस टू 4C, वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। कब, आफ्टर एस फेज या एस फेज में। एस फेज में क्या होगा, जो डीएनए 2C था वो अब 4C हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा अमाउंट ऑफ डीएनए। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम का नंबर वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको हम समझेंगे अभी नीचे। इफ द सेल हैव डिप्लॉयड, अगर एक सेल के अंदर सेल डिप्लॉयड है, मतलब उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एट G1, तो इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिमेन एज 2n। जैसे अगर यहां पे क्रोमोसोम का नंबर था 2n, तो एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहेगा, बट डीएनए का जो अमाउंट है वो 2C से 4C हो जाएगा। अभी क्या है, ऐसा क्या हो रहा, क्या चीज है, नहीं है, इसको हम यहां पे देखेंगे, समझेंगे। देखो, कभी भी ना क्रोमोसोम के नंबर में ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब आपको देखना है यार, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, ये देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर को आप गिन लो, ठीक है। मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर को गिन लो का मतलब क्या होता है।
ऐसे करके रहता है ना क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम, इसके बीच में ऐसे होता है ये गोल, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। तो अगर यहाँ पे एक ही सेंट्रोमेयर है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अगर यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी एक है, एक ही क्रोमोसोम है, क्लियर। अगर ऐसा हो, ऐसा, और इसी के बगल में एक और ऐसा, ये और ये, अभी कितना क्रोमोसोम है, अभी 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंट्रोमेयर हो गए। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वीडियो शायद यार बड़ी बन रही होगी, बट क्या कर सकते हैं, समझाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम किसकी, हाँ ये वाला जो पॉइंट था कि भाई डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया बट क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो नहीं रहा, ऐसा कैसे। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, मैंने क्रोमोसोम लिखा है, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम है जो कि 2n है, मतलब वो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, जो हर एक क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक कॉपी होती है, ठीक है। जैसे हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, हम में क्या होता है, अगर एक डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, उसके अंदर 46 होगा क्रोमोसोम का नंबर, मतलब एक्चुअल में तो 23 होते हैं बट 23 की कॉपी हो जाती है, ठीक है ना। तो 23 की कॉपी हो जाएगी तो 23 हो जाएंगे, और तो ये 23 कितना होता है 46। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे क्रोमोसोम 1 की कितनी कॉपी है, तो क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी है, ठीक है। क्रोमोसोम 2 की कितनी कॉपी है, क्रोमोसोम 2 की भी 2 कॉपी है, मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। डिप्लॉइड सेल ये होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये है डिप्लॉइड सेल। इस डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो यहाँ पे मैंने दे रखा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, हर एक क्रोमोसोम की डिप्लॉइड सेल में 2 कॉपी होती है। तो क्रोमोसोम 1 भी कितने होंगे, 2 होंगे, एक ये क्रोमोसोम 1, एक ये क्रोमोसोम 1। अच्छा, एक क्रोमोसोम 1 किससे आया होगा, फादर से, एक क्रोमोसोम 1 किससे आया होगा, मदर से आया होगा, ये तो आपको पता होगा। एक पैटर्नल एक मैटरनल होता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 जो है यहाँ पे दिया हुआ, ये भी क्रोमोसोम 2 है, ये भी क्रोमोसोम 2 है, एक फादर से आया होगा एक मदर से आया होगा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हो गया यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है डीएनए के अमाउंट की। तो डीएनए के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लेते हैं, क्रोमोसोम के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2n लिया है तो वो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2c लिया है तो वो डीएनए के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, n नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, c डीएनए कंटेंट जो होता है सेल का उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ मैंने क्या लिखा कि जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या है, 2c है, मतलब 2 क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा यार पर समझ में आ जाएगा। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, पता होगा आपको, ये जो आर्म्स होती हैं क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। इन्हीं क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे कितना क्रोमेटिड्स है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड ये हो गया, ये पूरा, ठीक है, और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। एक क्रोमेटिड ये हो गया पूरा का पूरा, ऐसे करके जो मैंने ये एक क्रोमेटिड हो गया, और एक उसके साथ ही जो दूसरा मैंने बना रखा वो एक क्रोमेटिड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं क्रोमोसोम 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रोमोसोम 1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्रोमेटिड्स हैं कितने हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम 1 में है, दूसरा क्रोमेटिड क्रोमोसोम 2 के अंदर है, ठीक है। तो ये 2c हो गया अमाउंट इसका। अब इसी तरीके से जो क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 2 के अंदर भी कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, एस फेज आएगा, कौन सा फेज आएगा, एस फेज। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिड्स जो है ना वो नए क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्रोमेटिड था, ये क्रोमेटिड था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक और इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये न्यूली सिंथेसाइज जो है क्रोमेटिड यहाँ पे बन गया। क्रोमेटिड नया बना मतलब यहाँ पे डीएनए नया बन गया। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए नया बन गया, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये था ये, अब इसको आप कंपेयर करो किससे, आफ्टर एस फेज, इससे, तो क्या हो गया, इसकी एक और बन गया ना यहाँ पे, ये एक और क्रोमेटिड यहाँ पे बन गया। हर किसी का देखो आप, इसका देखो, इसका क्रोमोसोम 1 का ही जो था ये, इसका भी क्या हो गया, एक कॉपी यहाँ पे बन गया।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी जो है वो क्रोमेटिड की बन गई। इस तरीके से इसको देखो, इसको क्रोमोसोम 2 वाला जो है उसमें देखो 2 बन गया ये, ठीक है, 1 था 2 बन गया। इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बन गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमेटिड जो है उसकी कॉपी हो गया, मतलब डीएनए की कॉपी हो गया, क्योंकि क्रोमेटिड जो है वो डीएनए का ही बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अभी क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे क्रोमोसोम 1 था, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम 1 थे, तो यहाँ पे भी तो एक क्रोमोसोम 1 ही रहेंगे ना। इनको हम एक क्रोमोसोम और ये इसको भी एक ही क्रोमोसोम मानेंगे। बस उसकी यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉपी जो है वो बन गई। क्यों हम इसको क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम क्यों मान रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है वो एक ही है, हमने ये वाला देखा था ना अभी, तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, बस उसकी कॉपी हो गया क्रोमेटिड्स का। ऐसे ही यहाँ पे भी क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 2 है। तो पहले भी जो एक क्रोमोसोम 1 था उसकी 2 कॉपी थी, क्रोमोसोम 2 की भी 2 कॉपी थी। एस फेज के बाद भी जो क्रोमोसोम 1 है उसकी 2 कॉपी है और क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी है, ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया, क्योंकि जो नए डीएनए बने वो कहाँ पे बने, ये यहाँ पे बने नए डीएनए, है ना। ये जो नए नए क्रोमेटिड्स बने इसमें बन गए नए डीएनए। तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए पहले 2C था वो कितना हो गया 4C, मतलब डबल हो गया डीएनए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्रोमेटिड्स भी डबल हो गए, 4 क्रोमेटिड्स हो गए। पहले कितने क्रोमेटिड्स थे, 2 क्रोमेटिड्स थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2n का 2n ही रहा, ठीक है। आई होप यार समझ में आ गया होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लग गया। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, एनिमल सेल में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में शुरू हो जाता है एस फेज में। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो एस फेज में क्या क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी वो सेल वाला जो चैप्टर है वो उसमें मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है, तो जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सेंट्रियोल के मिलने से बनता है, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स फॉर्म सेंट्रोसोम। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तो है सेंट्रोसोम, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं। तो ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, इनका डुप्लीकेशन हो जाता है एस फेज में, ठीक है, ये डबल हो जाते हैं। और सेंट्रियोल जो होते हैं वो किसके बने रहते हैं, वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये बाद में किस में बनता है, G2 फेज में बनता है। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। क्या होता है ड्यूरिंग G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज होता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अभी क्योंकि G2 के बाद M फेज में जाना है ना, तो उससे पहले जो भी प्रोटीन बनने हैं वो बना लो, है ना। तो G2 फेज में प्रोटीन जो है वो बनते हैं, और उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे सेल की जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यूस चलती रहती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने देखा था, ठीक है। ये हो गया, वीडियो हो गया बड़ा, कोई नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। मुझे वही डाउट लगता है ना कभी कभी कि यार वीडियो बड़ा हो गया तो फिर बच्चे क्या इंटरेस्ट खो देंगे तो फिर उसको छोड़ देते हैं वीडियो को। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आ रहा है ना, अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे रियलिटी बताना, एक्चुअल में रियलिटी बताना। अगर खराब है तो बोलना सर बहुत ही खराब वीडियो बनाया, ठीक है, बोल देना, वो मेरे लिए ज़रूरी है। और अगर अच्छा है तो वो भी बोलना कि अच्छा है, ठीक है। चलो, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिविजन। एडल्ट एनिमल में ना कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड ही नहीं करते। एग्जाम्पल हार्ट का सेल, ठीक है, जो कार्डियक सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड नहीं करते। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल्स होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, मतलब एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। इंजरी हो गई या सेल डेथ हो गई तो उसकी उस सेल की कमी को पूरा करने के लिए सेल डिवाइड कर जाते हैं कुछ, ठीक है, ओकेजनली डिवाइड करते हैं। These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0। अब ये समझना, इंटरफेज में क्या होता है, सबसे पहले G1 आता है। G1 के पास बात तो हमने S फेज पढ़ लिया, बट लेकिन एक और फेज आता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये G1 फेज है। G1 फेज के बाद क्या होगा ना कि जो सेल है ना वो कभी कभी S फेज में नहीं जाता, वो एक फेज में चले जाता है जिसको बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। यहाँ पे अगर सेल चले गया ना तो सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। G1 फेज से S फेज में जाने की बजाय वो G0 फेज में चले जाता है सेल, तो उस G0 फेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। और यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है,
ये इनएक्टिव स्टेट होती है, ठीक है, ऑफ सेल साइकिल। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, वो डिवाइड नहीं करेगा अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गन। जब ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी तब वो डिवाइड कर जाएगा, न तो वैसे वो डिवाइड नहीं करेगा, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन अ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। एनिमल में क्या होता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, मतलब जो माइटोसिस होता है ना, जिसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, वो आपको सिर्फ किस में मिलता है, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में। देखो दो टाइप के सेल होते हैं, आपको पता होगा, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं जिसके अंदर जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल होते हैं, और जर्म सेल क्या होते हैं जो कि गैमेट्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सोमेटिक सेल होते हैं ना, उनके अंदर ही माइटोसिस होता है एनिमल में, ठीक है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहां पे हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। जैसे एग्जांपल है मेल हनी बी का, तो ये दिखा है, देखो मेल हनी बी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है 16, तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से यहाँ पे गैमेट्स बन जाएगा। माइटोसिस से क्या बन गए, गैमेट्स बन गए यहाँ पे। तो गैमेट्स जो है वो भी कितना होगा, 16 ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे फोन आ गया यार, ये पता नहीं किसका, एक मिनट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपने आप ही काट लेगा नहीं। Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मेल के अंदर क्या होता है, मेल कह रहा मैं, एनिमल के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल होता है सिर्फ उसी में माइटोसिस होता है। बट लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जो मेल हनी बी होता है ना, मेल हनी बी जो होता है उसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल ही होता है इसमें, ठीक है, डिप्लॉयड नहीं होता। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, उससे यहाँ पे गैमेट्स बन जाते हैं। अच्छा, फीमेल हनी बी भी देख लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। फीमेल हनी बी जो होती है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 16 का डबल कितना होता है, 32, ठीक है, 32 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये होती है डिप्लॉयड, ठीक है। जो फीमेल भी होती है वो डिप्लॉयड बॉडी वाली होती है, और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड बॉडी वाला होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे मियोसिस ही होगा, और मियोसिस से क्या हो जाएगा, जो गैमेट बनेगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ, अच्छा, प्लांट के अंदर क्या होता है, जो माइटोसिस होता है ना, वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा ये, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन अ हैप्लॉइड सेल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप खुद देख के कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये लास्ट में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल। ओनियन का जो रूट का टिप सेल है ना, उसमें आप माइटोसिस को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। हर सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज। जब ये सेल G1 फेज में जाएगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। जब ये S फेज को क्रॉस कर जाएगा, आफ्टर S फेज, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। और आफ्टर M फेज भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, वो कह रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या पता है यार, क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। माइटोसिस में कभी भी चेंज नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कहलाता है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16, 16 और 16, यहाँ पे तो 16 ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। बट अपने को क्या पता है, जो डीएनए है ना, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो क्या लिखा है, ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 आफ्टर S एंड एट G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। अब एक सेल है जो M फेज के बाद है, ठीक है, मतलब अरे यार, एक सेल है, ये M फेज को पार कर गया, M फेज को पार कर गया तो नया सेल बन जाएगा, दो नए सेल बन जाएंगे। फिर ये जो सेल है ये किस में एंटर करेगा, G1 फेज में एंटर करेगा। तो अभी जो ये सेल है ना, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C। जब ये G1 में एंटर करेगा तब इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, 2C रहेगा, क्योंकि G1 में जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। बट आफ्टर S फेज क्या हो जाएगा, इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और एट G2 में भी क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर 4C ही रहेगा। तो सारी कहानी कहां पे हो गई,
एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है तो डबल हो जाता है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटा सा जो क्वेश्चन था वो हमने करा। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो तो यार बहुत बड़ी बन गई है ना, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी बन गई, तो इंटरेस्ट शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट ना आ रहा हो, बट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। बाकी प्लीज़ मुझे बताना है, वीडियो अगर बहुत बड़ी बन गई हो तो वो भी मुझे बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके मुझे बताना, और अगर ख़राब बनी है तो बिल्कुल यार जैसे भी बोल सकते हो, मतलब बोलना है, बताना मुझे कि वीडियो ख़राब बनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद ही आई होगी, तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।